चलिए, तो नाउ वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड द जीएसटी एडजस्टमेंट। देखिए, अब जीएसटी एडजस्टमेंट की बात करेंगे। जीएसटी एडजस्टमेंट, और जब हम जीएसटी एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम कहेंगे तो सिंपल समझना, जब आपने क्या नहीं किया, जब आपने किसी भी गुड्स को परचेज किया, सेल किया, या आपने कोई भी इनकम रिसीव करी है, कोई भी एक्सपेंसेस पे किए, उस पर जो जीएसटी आपने रिसीव, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, पेड दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी, जब आपने वो किया, उनका आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, ओनली एंट्री पास करी, उनके अकाउंट ओपन की, दैट्स इट। और फिर अकाउंट को क्लोज करके हमने क्या किया, हमारे ट्रायल बैलेंस बना दिए। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या आया होगा, इन साइड में बात करेंगे, सब यू लिख देता हूं मैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इस पे क्या आया होगा, एक तो मेरे पास आई होगी मेरी इनपुट जीएसटी, एक मेरे पास आई होगी मेरी आउटपुट जीएसटी। तो 2 मिनट का टाइम लेके मैं एक बार बात कर लेता हूं से एक्स्ट्रा, पहले इसको डिस्कस करने से पहले कि जीएसटी क्या है। जीएसटी दैट इज फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जो कि ये कहता है कि आप अपने कुछ एक्सपेंसेस पर क्या करते हो, जीएसटी पेड करते हो, उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। और आप अपनी कुछ इनकम पर क्या करते हो, जीएसटी रिसीव्ड करते हो, उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ये जो जीएसटी होती है, ये बेसिकली हम जानते हैं कि जीएसटी 3 तरह की होती है। जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ये जो सी और एसजीएसटी होता है, ये हमेशा एक साथ लगता है टुगेदर, और जो आईजीएसटी होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के टोटल के बराबर होता है। टोटल क्या होता है, बराबर। अभी क्या होता है, देखिए, जब आप अपने एक ही स्टेट में विद इन अ स्टेट, जब आप अपने ही स्टेट में, लाइक जयपुर, या मैं बोल सकता हूं सपोज करो राजस्थान, जब मैं राजस्थान के किसी एक लोकल प्लेस से, जयपुर से अजमेर, अजमेर से जोधपुर, जोधपुर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से अलवर, अलवर से XYZ किसी भी राजस्थान के लोकलिस्टिक प्लेस पे ही गुड्स को क्या कर रहा हूँ, सेल परचेज कर रहा हूँ, या कोई भी इनकम पे कर रहा हूँ, या रिसीव कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, उन सब पे क्या लगता है, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। C for सेंट्रल, S for स्टेट। C for सेंट्रल, S for स्टेट, ये 2 तरह की जीएसटी क्या की जाती है, उस पर लागू की जाती है। डन। और अगर आप कहां वर्क कर रहे हैं, आउटसाइड स्टेट, आप कहां वर्क कर रहे हो, आउटसाइड स्टेट। और जब आप आउटसाइड स्टेट में वर्क करते हो, किसमें वर्क करते हो, आउटसाइड स्टेट में वर्क करते हो, तो उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि हमेशा सी और एस, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों का क्या होता है, कॉम्बो होता है। क्या होता है, कॉम्बो। तो इसका मतलब अगर आप अपने ही स्टेट में काम करोगे तो आपको इनपुट या आउटपुट की 2 जीएसटी एक साथ पे और रिसीव करनी पड़ेगी, सी और एस। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लाइक राजस्थान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से बेंगलुरु, ये अलग अलग स्टेट्स की टर्म में आ गए, तो जब आप वहां काम करोगे तो वहां सी और एस का मिलाकर कितना, टोटल मिलाकर आईजीएसटी के फॉर्म में आप क्या करोगे, पे करोगे। अब हम हमारे पॉइंट पर आते हैं। टर्म ये कहती है कि अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों जीएसटी दे रखी है, तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कितना बैलेंस है। पहला केस 1, इफ आउटपुट जीएसटी मोर देन इनपुट जीएसटी,
अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से क्या है, ज्यादा है, अगर आउटपुट जीएसटी जैसे कि लाइक मैं यहां बात करूं, आपकी आउटपुट जीएसटी है मान लो 4000 और आपने अभी तक इनपुट जीएसटी रिसीव किया है 2850, तो इसका मतलब हो गया कि आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है। जब आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो जब हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, सिंपल सी फॉर्म है, मैं मेरे आउटपुट में से इनपुट को माइनस करूंगा लाइक दैट 4000 में 2850 को लेस करूंगा तो कितना बचा, 1150 का फिगर बचा। ये बैलेंस कौन सा फिगर होगा, आउटपुट जीएसटी वाला। तो इस आउटपुट जीएसटी के फिगर को क्या कहा जाता है, वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने पब्लिक से रिसीव तो किया बट ये एक्चुअली में आपकी इनकम नहीं है। तो ये आप क्या करोगे, आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहां आएगा, बैलेंस शीट के अंदर। कहां, लायबिलिटी साइड। क्या करेंगे, यहां लिख देंगे आउटपुट जीएसटी, अब ऐसे लिखेंगे माइनस, अगर आप ऐसे लिखें तो इनपुट जीएसटी, तो ये 4000 माइनस 2850, बैलेंस बचा 1150। ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। कौन सा केस, जब आपका आउटपुट इनपुट से क्या है, ज्यादा है। क्लियर है तक, कोई डाउट इस केस में, डर है? क्या कहा हमने कि जब आउटपुट इनपुट से ज्यादा है तो उस केस में जितना आउटपुट ज्यादा उसको पेमेंट अगर आपने कर दिया होता मान लो उस आउटपुट का, तो फिर वो यहाँ पे आता क्या, ट्रायल बैलेंस में नहीं, इसका मतलब उसका अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुका होता। लेकिन अगर वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब मैंने मेरे इनपुट को भी एडजस्ट नहीं किया है और आउटपुट को भी नहीं किया है। तो अगर मेरा आउटपुट ज्यादा है तो जितना ज्यादा आउटपुट है वो मेरी फ्यूचर की लायबिलिटी है जो मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगा, पे ऑफ करूंगा। अब अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें, क्या कर दें, इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें, अगर हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें और मैं क्वेश्चन को जब उल्टा कर दूं तो केस 2 मैंने लिख दिया कि अगर मेरा इनपुट ज्यादा होता किससे, आउटपुट से, अगर मेरी इनपुट ज्यादा होती आउटपुट से 5600, इसका मतलब हो गया मेरा आउटपुट के कंपैरिजन में इनपुट ज्यादा है। इसका मतलब कि मैंने पब्लिक से टैक्स रिसीव कम किया है और मैंने पे ज्यादा किया है। मैंने रिसीव कम किया और पे ज्यादा किया है। तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, बोले सर इतना सा करना है क्या, बोले इनपुट में से हम आउटपुट को लेस कर देंगे। ठीक है, हमने इनपुट में से आउटपुट लेस किया, इनपुट था 56, आउटपुट था 4000, लेस किया तो रिमेनिंग बचा 1600, जो कि क्या है हमारा रिमेनिंग ऑफ इनपुट जीएसटी। बोले सर इनपुट का मतलब तो यह हुआ ना, मैंने क्या, बोले सर इनपुट तो वो हुआ जो हमने पे किया। अब अगर हमें उसके बराबर का आउटपुट टैक्स रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये वो टैक्स है जो मैंने एडवांस में पे कर रखा है। क्या कर रखा है, एक तरीके से मैंने एडवांस में पे कर रखा है। तो मैं सरकार से क्या कहता हूं कि मैं तुमसे टैक्स मांगता हूं। जहां आउटपुट ज्यादा था और इनपुट कम था तो सरकार ने क्या कहा था, अभी मेरा पैसा वापस कर, तो वो मेरी क्या बन गई थी, लायबिलिटी बन गई थी। उसी अकॉर्डिंग मेरा इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम है, तो जितना इनपुट ज्यादा मेरे पास बचा हुआ है इसका मतलब हो गया कि मैंने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर रखा। समझने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं गवर्नमेंट से क्या कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर मैंने आउटपुट टैक्स रिसीव किया तो पहले मैं मेरे इस बचे हुए टैक्स को क्या करूंगा, सेट ऑफ करूंगा। इसका मतलब मेरी क्या है, ये एसेट्स है। क्या है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी ऑब्लिगेशंस नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा राइट है। क्या ये मेरा राइट है जिसको मैं आगे देके क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो इसका मतलब कि जब हम बैलेंस शीट पे बात करेंगे तो क्या होगा, एसेट साइड में क्या करेंगे हम, एसेट साइड में इनपुट जीएसटी में से हम हमारे आउटपुट जीएसटी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मतलब 5600 माइनस 4000, तो जितना बचा वो हमारी असेट्स जिसका हम फ्यूचर में क्या करेंगे, यूज करेंगे।
जिसका हम फ्यूचर में क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है। और अगर दोनों बराबर हो गए तो पूरा ले लेना, और अगर दोनों बराबर का मतलब अगर इनपुट आउटपुट बराबर है तो सर कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इनपुट और आउटपुट अगर बराबर होंगे तो ना हम गवर्नमेंट को पे करेंगे ना ही गवर्नमेंट से रिसीव करेंगे फ्यूचर में कभी। तो इसका मतलब इसकी सर कोई भी एंट्री नहीं होगी, मतलब किसी भी जगह पे लिखकर इनको जीरो कर देंगे। लाइक मान लो ये भी 4000 है, ये भी 4000, तो बैलेंस क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा बैलेंस? तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अब एक चीज जीएसटी के अंदर समझ लेते हैं उस चीज को। सर हाँ, इस तरह का कुछ इनकम और एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं या जिनका पेमेंट हमने नहीं किया अभी, या फिर कुछ खर्चे ऐसे जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिए, या फिर सर हमने कुछ इनकम रिसीव करी और कुछ नहीं करी। अगर इस पे जीएसटी पे नहीं हुई है या एडवांस पे कर दी तो उसका क्या करेंगे? तो बेटा इधर देखो, हम जीएसटी एडजस्टमेंट की बात करते हैं किस पे? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमारी अनअर्न्ड इनकम, और हमारी एक्रूड इनकम। सर इस पे क्या होगा? ये देखो, जब हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग वो खर्चा होता है जो आपका ड्यू तो हो चुका लेकिन आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब जब मैंने एंट्री करी थी तो जितना खर्चा मैंने पे किया केवल मैंने उसी खर्चे पर जीएसटी भी पे करी होगी, उसी खर्चे पे क्या जीएसटी। तो जितना बचा हुआ उसमें मेरी एंट्री अगर बनती तो क्या बनती? हम नॉर्मली आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चे का नाम ले सकता हूं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और नॉर्मली आप क्या लिखते हो? टू उस एक्सपेंसेस का नाम। या उसको पे कर रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा, अगर वो खर्चा पे कर उसका नाम आ जाएगा ना। भाई सपोज करो अगर मैं अभी नहीं रखा तो मेरा नाम भी नहीं है, कहाँ आएगा? तो ये तो P&L में चला जाएगा या ट्रेडिंग में चला जाएगा, या मैं पे करूंगा तो टू कैश या टू बैंक आ जाएगा। तो सर अब इसमें क्या बचा? बेटा मुझे बताओ, ये आपका क्या है? खर्चा है। जब ये खर्चा है तो इस खर्चे पे क्या किया होगा आपने? इनपुट जीएसटी पे किया होगा। बोले हाँ सर। अब इनपुट में आप सी करो, एस करो या आई जीएसटी पे करो। आपने जीएसटी पे करी। जब जीएसटी पे कर रहे हो तो इसका मतलब जब एंड में आप कंक्लूजन करते थे किसका? जीएसटी का। किसका? जीएसटी का। तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त ये करेंगे। इधर देखो, मान लो मेरा रेंट है 4000 का, 12 महीने के हिसाब से हुआ 48,000 का। मैंने 2 महीने का रेंट नहीं चुकाया तो मेरा क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग 4000 इंटू 2 कितना होता है? 8000। अगर आपने इस पे जीएसटी पे, अब 8000 तो जीएसटी पे नहीं करी होगी, मैंने जीएसटी कितने पे करी होगी? 48 में से 8 गया तो केवल 40,000 पर, केवल 40,000 पर। तो अब इस 8,000 पे क्या करूंगा? जब देखो इस पे ऐड करूंगा इनपुट जीएसटी। मैं टोटल ले लेता हूं, मान लो 10% है। 10% कितना हुआ? 800। तो टोटल मुझे कितना पे करना है? 8,800, 8,800, 8,800। चलो अब मुझे 8,800 पे करना है। तो ट्रांजैक्शन जब मैं करूंगा तो मुझे बताओ P&L में जब ये खर्चा दिखाऊंगा तो कितने से दिखाऊंगा? यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पर सर जब आप रेंट लिखोगे, ये लिखा आपने 40 का पे किया हुआ है, तो इस वक्त आउटस्टैंडिंग रेंट तो केवल कितने का आएगा? 8,000 का आएगा या 8,800 का आएगा? मैंने तो 8 लिख दिया। क्या 8,000 का आएगा या 8,800 का आएगा? बोले सर ओनली 8,000 का आएगा। क्यों? क्योंकि सर जब हम एंट्री करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू कैश या टू जो भी एक्सवाइजेड नेम है वही तो लिखेंगे। तो मतलब रेंट में तो केवल रेंट का ही अमाउंट दे रखा है, रेंट में तो केवल रेंट का ही अमाउंट दे रखा, तो केवल रेंट आएगी। ये हो गया सर
अब सर अगर हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे तो अगर हमारा इनपुट या आउटपुट जो भी ज्यादा या कम होगा उसके भी इतना से मानते हैं। अगर हम ये मान लें ओनली इनपुट दे रखा है तो जो इनपुट हमें दे रखा होगा जीएसटी, मान लो हमें 4000 का दे रखा है, उसमें हमारा ये जीएसटी जो है इनपुट जीएसटी ऑन रेंट ये हम 800 इसमें और जोड़ देंगे क्योंकि ये जीएसटी पे हुआ क्या अभी तक। भाई जब आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट बचा हुआ है, इसका मतलब इस रेंट में आपने अभी तक जीएसटी पे नहीं की होगी क्योंकि बुक में रिकॉर्ड होती तो ये एडजस्टमेंट होता क्या, नहीं होता। नहीं करे तो इसमें जितना जीएसटी लगेगा उसका एडजस्टमेंट यहाँ कर देंगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अगर प्रीपेड दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रीपेड, एडवांस पेड। एडवांस पेड का मतलब जैसे इस बारे में तो मैंने कहा नो, मतलब हमने जीएसटी पे नहीं करी इनपुट, यहां क्या कह रहे हैं यस। बोले सर क्या यस, इनपुट सी एस या आई जीएसटी पेड, हमने इसमें पेड कर रखी और इसमें हमने पेड नहीं करी। अब पेड करी तो इसका मतलब सर इंश्योरेंस जो एक्चुअली में आपने इंश्योरेंस पे किया उसका खर्चा था 60,000, जबकि करंट ईयर में अगर हम बात करें करंट ईयर में जो इंश्योरेंस था वो था ही 50,000 का था, आपने 10,000 का क्या कर रखा है, एडवांस पेमेंट। क्या कर रखा है, 10,000 रुपए एडवांस पेड कर रखे हैं। जब आपने 10,000 रुपए का खर्चा एडवांस पे कर रखा है, क्या कर रखा है, एडवांस पे, तो भैया ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट करते हैं P&L। तो क्या करा होगा, मैंने यहां लिखा होगा टू इंश्योरेंस कितना 60,000, वहां से तो मैं बस इसी को लेस करूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 10,000, ये 50,000 आउटर कॉलम में। सर बैलेंस शीट में क्या होगा, नो एडजस्टमेंट, क्योंकि जीएसटी तो पे कर दी ना आपने, पे कर दी तो इसका मतलब वो आपकी इनपुट पे अंदर है, फ्यूचर में जीएसटी का फायदा तो आपको मिलेगा ही ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप एडवांस में कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर जो जीएसटी आप पे कर चुके उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने करंट ईयर में वो अमाउंट पे नहीं किया जो पे होना चाहिए था, उस पे जो जीएसटी पे होगी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। एडवांस में कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग में जीएसटी का ट्रीटमेंट होगा। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो एक्रूड इनकम की बात करता हूं पहले। तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो मैंने सर कमाई तो सही लेकिन मेरी जेब में आई नहीं, मतलब ये मेरी इनकम, ये मेरी इनकम, ये मेरे सपनों में तो आ गए, हाँ भाई साहब मैंने बच्चों से इतने रुपए कमा लिए लेकिन मेरी जेब में अभी तक आई नहीं। जब इस तरह की इनकम मेरे सामने है तो वो क्या कहलाती है, एक्रूड इनकम। क्या कहलाती है, एक्रूड। और जब एक्रूड इनकम है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इनकम रिसीव की होगी तो इस पे क्या हुआ होगा, आउटपुट सी एस या आई जीएसटी क्या हो गया होगा, रिसीव होना चाहिए था पर मैंने अभी तक रिसीव नहीं किया। तो मान लो आपका कोई कमीशन जैसे 40,000 रुपए का, कमीशन कितने का, 40,000 का है, उसमें से आपको मैं लिखूं रिसीव्ड, अभी तक रिसीव हुआ है 32,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये क्या है जो मुझे रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड कमीशन कितना, ये 8,000 का वो कमीशन है जो 40,000 के अकॉर्डिंग मैंने कमाया था लेकिन मुझे केवल 32 रिसीव हुआ। तो मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल अभी तक 32,000 दिखाए, 8,000 दिखाए नहीं। जब नहीं दिखाए तो इस पर जो आउटपुट जीएसटी होगी वो भी लगी होगी क्या, नहीं लगी होगी, लगा दो, मान लो 12% है 9600, कितना हो गया 8960। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, P&L। अब P&L में इधर की साइड क्या लिखेंगे, या आ गया आपका कमीशन कितना 40,000, सॉरी 32,000, इसमें ऐड कर दूंगा एक्रूड कमीशन 8,000, नेट बाहर क्या आ गया 40,000। और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट
एक्रूड है मतलब मेरी इनकम है, मेरी इनकम है मतलब मुझे फ्यूचर में रिसीव होगी, रिसीव होगी इसका मतलब मेरा क्या है, राइट से, राइट से तो मेरी क्या है, एसेट्स है, तो एसेट तो यहां आ जाएगी, एक्रूड कमीशन के नाम से। अब यहां पर जो एक्रूड कमीशन आएगा, यहां पर जो एक्रूड कमीशन आएगा वो कौन सा आएगा, वो पूरा आएगा या आधा आएगा? क्या उस पर जीएसटी जुड़ा हुआ है? जो वहां पे मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया, यहाँ पे बात करेंगे अभी। क्या उस पर जीएसटी जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? कमीशन है ना बेटा, रिसीव होगा ना आपको, तो उस पर जीएसटी जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? सोच लो, एंट्री करो, एंट्री करो, एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट टू आउटपुट या फिर टू आउटपुट आई जीएसटी वाला, तो यहाँ कमीशन में जीएसटी आया क्या? पर बैंक में जीएसटी आ रहा है। किसमें जीएसटी आ रहा है? बैंक में जीएसटी आ रहा है। किसमें जीएसटी आ रहा है? बैंक में जीएसटी आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर तो ये केवल 8,000 से ही आएगा, बट इसका जो क्या है जीएसटी है, वो जो हमारी आउटपुट जीएसटी होगी उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे लाइक मान लो पहले से पड़ी हुई 8,000 की जीएसटी, 960 रुपए और आ गए, ये जुड़ के आ गया 896। तो मतलब अच्छा, अनर की बात, अनर का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो एडवांस में रिसीव हो गया, वो पैसा जो एडवांस में, अब जो पैसा एडवांस में रिसीव होगा, किसमें रिसीव हो गया? अब जो पैसा एडवांस में रिसीव हो गया तो करना क्या? उस पे क्या किया होगा आपने? आउटपुट सी एस या आईजीएसटी पे कर दी होगी, पे कर दी होगी। तो मान लो मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 50,000, जबकि इस साल का करंट ईयर इंटरेस्ट है कितना? 45,000। तो ये 5,000 क्या हुआ? एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव बस इतना से करेंगे क्या सर? पी&एल में जाएंगे और जो हमारी यहाँ पे क्या दे रखा होगा, इंटरेस्ट की इनकम दे रखी होगी 50,000, वहां से माइनस कर देंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट 5,000, आउटर में 45,000 आ जाएगा, और बैलेंस शीट में आउटपुट में कुछ नहीं करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे? अनअर्न्ड इंटरेस्ट कितना? 5,000। पहले अनअर्न्ड इंटरेस्ट 5,000, बस केवल इसका मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में जीएसटी में भी ट्रीटमेंट होगा, और पी&एल के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो होगा जीएसटी का ट्रीटमेंट कहां होगा? बैलेंस शीट में। और इसी अकॉर्डिंग प्रीपेड और अनअर्न्ड के अंदर कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, केवल पी&एल में से उनको एडजस्ट करेंगे और बैलेंस शीट में उनको उनकी साइड पर शो कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट में उनकी साइड पर उनको शो कर दिया जाएगा। यहां तक ट्रीटमेंट होगा। चले आगे। एक मिनट जरा सा रुक जाओ, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग में जो जीएसटी पे करेंगे वो जुड़कर आएंगे, मतलब लाइक यहाँ जो आउटपुट, जैसे लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट लिखूंगा तो वो कितना आएगा? पूरा आएगा 8,800। उसी अकॉर्डिंग जो एक्रूड इनकम होगी उसमें भी जीएसटी जुड़कर आएगी, मतलब 8,960। ये थोड़ी मिस्टेक होगी, रेक्टिफाई कर लेना इसको। क्या कहा मैंने कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड के अंदर जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का, वो उनके कॉलम में तो होगा, लेकिन जो उनका खुद का अकाउंट होगा लाइक आउटपुट रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर एक्रूड इनकम, वहां पर भी जीएसटी को ऐड करके दिखाया जाएगा, वहां पे भी जीएसटी को ऐड करके दिखाया जाएगा। डन है? ये वाले ट्रीटमेंट में जीएसटी का कुछ नहीं होगा। जैसे इस प्रीपेड के अंदर हमने क्या किया? आउटपुट में कुछ नहीं होगा, इनपुट में कुछ नहीं होगा,
प्रीपेड, यहाँ क्या लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो 10,000 रुपए से ही आ गया, बस इस पे जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं है। उसी अकॉर्डिंग अनर पे भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, तो केवल वही का वही अमाउंट आएगा जो उसके एडजस्टमेंट के लिए दे रखा है। लेकिन आउटपुट और एक्रूड के अंदर जो अमाउंट दे रखा होगा उस पे जितना जीएसटी आप पे और रिसीव करोगे वो उनके साथ में वहां पर शो किया जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? आगे चलते हैं। ये आपका हाथ ही आ रहा है हर फोटो में। तुम लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज एबनॉर्मल लॉसेस। कितना नंबर पॉइंट है? 16 से 18 में 20 एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है ड्यू टू मिस्टेक, गलती से मिस्टेक है, अरे ना ये तो अभी पढ़ा ना मैंने। गलती से मिस्टेक। तो यहाँ गलती से मिस्टेक किसकी गलती से? एक मैनेजर की मिस्टेक। एक बिजनेस के अंदर जो मैनेजर होता है उसकी गलती से मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक से जो लॉस होता है ये वो लॉस होता है। एक वर्ड लिखता हूं, इट इज कौन क्या बोलेंगे इसको? इट इज स्टॉपेबल बट ड्यू टू मिस्टेक या ड्यू टू आप कह सकते हो अनअवॉइडेबल रीजंस। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ये खर्चा, ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, जो लॉस हुआ है, ये रुक सकता था, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण, आपकी कुछ मिस्टेक्स के कारण, आपकी नजरअंदाजी के कारण ये खर्चा क्या हो गया? लॉस में कन्वर्ट हो गया। जैसे पानी की टंकी में, हमारी टंकियों से कनेक्शन होता है, जो टैंक होता है वो, ये मान लो ये घर का टैंक, और फिर हमारे यहाँ घर बना हुआ है और घर की छत पर ही टंकी, यहां से एक पाइपलाइन अंदर गई होगी। अब मान लो इस टैंक से पानी प्रेशर से ऊपर चढ़ा, यहां तक पानी भर गया। अब पानी यहां तक भर गया, उसके बाद अगर मोटर बंद कर देता, थोड़ा बहुत पानी गिरता, तो वो कौन सा लॉस था? नहीं रोक सकते थे मोटर बंद। लेकिन अब आप भूल गए मोटर चलाकर, मस्त मूवी देखने में लग गए, अब टंकी से पानी बह रहा है, बरसो रे मेघा नहीं बरस नहीं रहा, ये पानी बह रहा है, बह के रोडों पर आ गया, घर के बाहर लोगों का तांता लग गया, अरे क्या है क्या है, आप सुन ही नहीं रहे हो, किसने आपके घर की पहले कूद गाद के एमसी बंद करी, बिजली का बिल बंद किया, मीटर, अब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, चिल्ला चिल्ली कैसे हो रही, बाहर एकदम से बात समझ दी, पता लगा भैया टंकी से आपका पूरा टैंक खाली हो गया, 3000 लीटर था, ऊपर 5 मिनट टंकी थी, 2.5 लीटर पानी रोड पे बह रहा है। तो ये कौन सा लॉस है एबनॉर्मल? जो आपकी खुद की गलती से हो। 5 मिनट रुक जाते, 5 मिनट बाद मूवी देख लेते, तो क्या ये लॉस होता? मतलब वो लॉस जिसको हम स्टॉप कर सकते थे, जिसको हम रोक सकते थे, लेकिन हमने हमारी गलती के कारण उसको रोक नहीं पाए, वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस। क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर ये एबनॉर्मल लॉस को हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के अंदर इस एबनॉर्मल लॉस को 2 तरीके देखते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ गुड्स। जब हम लॉस ऑफ गुड्स की बात करते हैं, जो गुड्स आपने परचेज किया वो क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ये गुड्स का लॉस आग लगने के कारण भी हो सकता है, चोरी होने के कारण भी हो सकता है, खो जाने के कारण, जब घूमना भी कहते हैं उसके कारण भी हो सकता है, या फिर किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण भी हो सकता है। लॉस तो लॉस है ना। एक तो 2 किलो में से 10 ग्राम 20 ग्राम चीज खराब निकले, ठीक है यार, लेकिन उस 2 किलो के मटेरियल में से 1 किलो ही खराब निकल जाए, वो क्या है? ये बोलने वाली बात नहीं। क्यों? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो उस केस में हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेज,
और अगर आपने जीएसटी पे किया होगा तो टू इनपुट जीएसटी, अगर इन स्टेट होगा तो सी और एस जीएसटी, और आउटसाइड स्टेट होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा। डन, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा भैया, देखो दूसरा अब ट्रीटमेंट करेंगे तो ये हुआ पी एंड एल, ट्रेडिंग के अंदर यहां लिखा टू परचेज, परचेज में से माइनस हो जाएगा लॉस बाय फायर, और पी एंड एल के अंदर क्या हो जाएगा टू लॉस बाय फायर। बैलेंस शीट में से होगा ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन अब इसमें केस डाल देते हैं, किसमें, इस लॉस ऑफ गुड्स के अंदर एक केस डाल देते हैं। क्या केस है, if goods are insured, सामने वाला बिजनेसमैन समझदार था, उसको पता था कि मैंने जहां पर मेरी फैक्ट्री लगा रखी है वहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है, आग की संभावना ज्यादा रहती है, या फिर चोर बहुत घूमते हैं यहाँ पर, बतेरे मतलब शातिर चोर है यहाँ पर, कल्लू खा लिया, इस तरह के बहुत सारे चोर है जो भैया रात रात माल ऐसे गायब करते कि सबूत भी नहीं छोड़ते। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे गुड्स को इंश्योरेंस दे दिया। क्या दे दिया, बोला कभी चोरी भी हो जाए टेंशन नहीं, आग लगे तो टेंशन नहीं, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी है, वो मेरे इस गुड्स का क्या देगी, मुआवजा देगी, क्लेम देगी। क्या देगी, मुआवजा देगी या क्लेम देगी। खाना तुम भी लेते हो, पूरा खाना तुम भी नहीं खाते हो, तो क्लेम पूरा कैसे मिलेगा। आ जाओ, इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सच बोलता है, सच कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता भैया। आज आप अपनी बॉडी का अगर इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो और उस वक्त आपकी कोई बीमारी थी और आपने अपने उस एजेंट को नहीं बताई, और मान लो उस पर लिखा हुआ था अगर इस बीमारी से रिलेटेड आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो, हेल्थ प्रीमियम, तो उस पर क्लेम नहीं मिलेगा, तो आप कंपनी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि झूठा वादा आपने लिया है, आपने पूरी बात बताई नहीं। तो वही चीज यहाँ पर होती है, जब हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, अगर उस कंपनी को पूरी बात बता रहे हैं, देखो भैया ये जहाँ माल रहता है वहां बगल में वाइन शॉप है, या बगल में भट्टी रहती है, ये वो हो सकता है जिसको वो आया उस वक्त नहीं थी, दुकान बंद थी, कुछ भी था, नाम भी नहीं लिखा हुआ था, पेंट वेंट कुछ हो रहा था, आपने अगर बताया होता तो बोलता वैसे देखो प्रीमियम आपका 50,000 नहीं, 1 लाख रुपए प्रीमियम होगा। अरे यार क्या बात है, देखो भाई साहब लीकर शॉप है, गलती से किसने बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया, वो बीड़ी वेट के चक्कर में फेंक दी साइड में, और फेंके तो वहीं पे लीकर की कोई बोतल पड़ी हुई थी खुली, उसके अंदर चली गई तो सर यूं होगा बुडुम, तो ब्लास्ट एक ब्लास्ट से पूरी आग और आग आपकी फैक्ट्री में भी आ गई। तो हमें तो पता था ना, तो हम कंपनी में बोल सकते हैं कि भैया हमें पता था वहां पर ये इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है ताकि वो उससे इंश्योरेंस ले सके, फायदा ले सके। अगर ये सारी बात बताएंगे तो कंपनी पूरा क्लेम देगी नहीं देगी। इसीलिए तो यही तो कह रहा हूँ, हर एक इंसान पूरी बात नहीं बताता, पूरी बात बताए तो देखो प्रीमियम तो पे करना पड़ता है, लेकिन फायदा भी तो पूरा मिलेगा ना। अब अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम कराया होता तो पहली एंट्री तो आपकी यही होती, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज में नॉर्मल ले लेता हूं बिना जीएसटी के एक बार, या फिर जीएसटी लो बात कोई नहीं पड़ेगी, ये आ गया। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, कौन है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही ना मैं हूं, तो ये पूरा का पूरा लॉस कहां चला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। और अब कंपनी क्या कहती है, देखो सुनो मतलब सुनाओ, खुशी की खबर आती होगी, वो सर सुनो, अरे क्या हो गया, इतना दुखी क्यों है, इंश्योरेंस करा रखा है। सर दुख की बात तो यही है, क्या कंपनी ने कहा है कि हम आपको केवल 40% या 50% या 60% क्लेम ही देंगे, बोले बाकी क्यों देंगे, बोले बाकी उनको लग रहा है कि आग लगी नहीं लगाई गई, या फिर आपने कुछ चीज छुपाई थी उनसे, इसलिए कंपनी कुछ ही % क्लेम देगी। तो जितना पैसा आपको क्लेम से आएगा वो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी जब पैसा देगी तो एक नंबर में देगी, और एक नंबर का मतलब होगी या तो वो आपके अकाउंट में एनएफटी करेगी,
ठीक है, ये आरटीजीएस करेगी, ये आपको चेक दे देगी। और सर बाकी वाले सर लॉस हो गया तो कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल में। और बाकी कौन दे रहा पैसा आपको, इंश्योरेंस के टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका मतलब मेरा एडजस्टमेंट क्या हुआ, मैं गया पहले ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में क्या होगा, टू परचेज माइनस लॉस, चलो फिर पी एंड एल टू लॉस बाय फायर, और लास्ट बैलेंस शीट, यहां आएगा बैंक, इसमें ऐड कर देंगे क्लेम रिसीव। ऐसा आ रहा है ना, जितना आ रहा है बैंक में, जितना नहीं आ रहा है वो पी एंड एल में लॉस हो गया पूरा का पूरा, और जो टोटल गुड्स का लॉस हुआ तो गुड्स में तो पूरा का पूरा लॉस लेस कर दो, पूरा लॉस, उसमें आधा नहीं, और उस पूरे लॉस का जितना पोर्शन रिसीव होगा वो बैंक में बैलेंस शीट साइड में, और जितना नहीं होगा वो पी एंड एल में डेबिट साइड में। डन। दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस मतलब इसका केस 1 था, केस 2 कि अगर ये लॉस किसका हो, लॉस ऑफ एसेट्स। सर ये भी तो असेट्स थी, गुड्स, अरे ये तो करंट असेट्स थी, हम बात करेंगे इसकी लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स का मतलब हो गया टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स का मतलब हो गया प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स। अगर ये आग से नष्ट हो जाते हैं या फिर इनको कोई चोरी करके ले जाता है, जैसे अभी एक जोक की बात है, कहते हैं ना पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो 3-4 दोस्त चोरी करके आ गए, क्या बैंक में चोरी कर ली, बैंक से मशीन चोरी करके लिया, एटीएम मशीन। बाद में पता लगा वो एटीएम मशीन नहीं थी, पासबुक की प्रिंटिंग मशीन थी। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी है, आपको पता हो कि एटीएम मशीन लिखा हुआ है या पासबुक मशीन लिखा हुआ है। पासबुक मशीन का मतलब है पासबुक डालोगे, स्कैन करके बता देगी कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। और एटीएम मशीन तो ये बताएगी ना कार्ड डाल के पैसा कितना आएगा, यह कैश है या नहीं, ये बताएगी। वो गलती क्या करे, ये क्या होता है, पढ़ा लिखा ज्ञान। अब यहाँ पर वही बंदा पढ़ा लिखा था तो उसने क्या करा, अपनी असेट्स का इंश्योरेंस करा लिया। बोले कभी चोरी भी होगी ना तो टेंशन नहीं, आग भी लग गई तो टेंशन नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, पैसा देगी। तो एंट्री क्या होगी भैया, एंट्री क्या होती, वही लॉस बाय, या तो फायर लिख देता हूं या थेफ्ट लिख देता हूं। अकाउंट डेबिट टू मशीन ले लेते हैं, मशीन। डन। ट्रीटमेंट क्या होगा, पी एंड एल टू लॉस बाय फायर, बैलेंस शीट ये मशीन माइनस लॉस बाय फायर। कोई डाउट, ये आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया ये, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत छोटी चीज थी, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, सिंपल सी फॉर्म दे रखी थी। सुनो, एबनॉर्मल लॉस हमारा हो चुका, ये हो चुका। छोटी छोटी 2-3 चीजें बच्चे को करते हैं और हमारा फाइनल काउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो। देखो सुन, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो एक आता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर कमीशन क्या होता है, क्या होता है, बिजनेस में आप हमेशा किसी ना किसी पर्सन को पूरा नहीं 80% या 70% की ऑनरशिप दे देते हो, मतलब राइट्स। अगर कुछ भी हो, तुझे डिसीजन लेने, मुझे नहीं पता, मुझे बार बार फोन मत करना, मुझे बार बार फोन मत करना, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, तेरे पास राइट्स हैं तो कर ले। अब अगर इस तरह का बंदा बिजनेस के अंदर वर्क करता है तो उस बंदे को कहते हैं मैनेजर। बिजनेस के अंदर एक मैनेजर, कहते हैं ना, कई बार होटल में जाओ क्या बोलते हैं, इतना मालिक कहाँ है, क्या पूछते हैं, मैनेजर कहाँ है। ये पूछते हैं मैनेजर कहाँ है, क्यों, क्योंकि मालिक के बाद एक मैनेजर ही होता है, इसके हाथ में पूरे के पूरे कंट्रोल्स होते हैं।
कुछ स्पेसिफाइड डिसीजन नहीं ले सकता वो, लेकिन कंट्रोल उसी के पास में, कंट्रोल उसके पास में, डिसीजन उसके पास में है। वो चाहे तो बैंक्वेट दे सकता है, नहीं दे सकता, वो चाहे तो गार्डन दे सकता है, नहीं दे सकता, वो चाहे तो होटल के रूम दे सकता है, उसके पास राइट्स है। अब जब इस तरह का बंदा बिजनेस के लिए अच्छा काम करके देता है, बिजनेस को लास्ट ईयर की कंपैरिजन में दिस ईयर अच्छा प्रॉफिट कमा के देता है, तो भैया वो मालिक, वो बिजनेसमैन जिसका वो पूरा बिजनेस है लेकिन ये तो संभाल रहा है, तो वो भी तो सोचेगा नहीं यार बंदे ने एफर्ट बहुत लगाए हैं, लास्ट टाइम 2 लाख का 6 लाख का प्रॉफिट, 4 लाख का प्रॉफिट करके दिया इसने एक्स्ट्रा, तो यार इसको भी तो कुछ देना बनता है। तो वो क्या देते हैं, मैनेजर कमीशन, मतलब उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देते, क्या देते हैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट। तो हमने बात की थी ये एक्स्ट्रा पेमेंट 2 तरीके से होता है। पहला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट में से बिना इसको लेस किए, बिना इस कमीशन को लेस किए, तो इसका मतलब हो गया जितना नेट प्रॉफिट दे रखा होगा ये नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। मान लो नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, उस 1 लाख का 10% आपको देना है, आपने दे दिया 10,000 रुपए, बिना लेस किए देना था ना, बिना लेस किए। अब मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, कि दूसरा केस ये कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ये वाला कमीशन लेस करने के बाद जो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट बचेगा उसका क्या देना है आपको, कमीशन देना, उसका क्या देना है, कमीशन देना। तो टर्म क्या कहती है कि मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट, और हम ब्रैकेट में एक लाइन लिखते हैं आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट। अब इधर समझो, मतलब कि इस प्रॉफिट में कमीशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कमीशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अब उस कमीशन का जो परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज होगा वो इसके अंदर क्या ऑलरेडी जुड़ा हुआ। तो मान लिया कि मैंने वो प्रॉफिट जो इस कमीशन को लेस करने के बाद बचता हो गया, मान लिया मैंने 100 रुपए, कितना है, उसमें जिस रेट पे इसको कमीशन मिलेगा वो इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट इसके बराबर ही तो हुआ 100 प्लस रेट के बराबर, वो प्रॉफिट किसके बराबर हुआ, 100 प्लस रेट के बराबर हुआ। तो मतलब ये नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई वो रेट जिस पर उसको क्या देना है, प्रॉफिट देना है। कैसे समझते हैं, एक छोटे मतलब बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेके करता हूं। मान लो कि 1,10,000 रुपए का वो प्रॉफिट है जिसमें ये कमीशन लेस कर रहा है, कमीशन लेस, मतलब इस 1,10,000 में कमीशन जुड़ा हुआ है, ये कमीशन, तो मैं इसको लिखती हूँ ऐसे डिवाइड बाय 100 प्लस 10%, तो मतलब 100 प्लस 10, और कमीशन कितना देना है 10, तो कमीशन कितना हो गया, कितना हो गया 10,000। अब इधर देखो उसको प्रैक्टिकली इधर मान लो मैंने लिखा नेट प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये वाला 1,10,000 जिसके अंदर अभी आपने कमीशन लेस नहीं किया, माइनस क्या लेस करना है, कमीशन नहीं पता, पर मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट जिसमें से कमीशन लेस है आफ्टर कमीशन कितना है नहीं पता। तो मैंने कहा कि मान लिया ये अगर 100 रुपए होता तो ये 100 रुपए कब होता, जब आपने वो 10 रुपए जो ऊपर किसी प्रॉफिट में से आपने लेस किया, तब कितना बचता है पर, तो इसका मतलब ऊपर कितना अमाउंट है, ये तो हमने किया है कि वो 1,10,000 का प्रॉफिट कितने के बराबर है, 110 के बराबर है। मतलब वो 100 रुपए में कमीशन के 10 रुपए जुड़े हुए हैं, तब जाके वो कौन सा है, वो 110 रुपए हुआ है जिसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ है। तो ये वो हो गया 110 डिवाइड में आ गया, और इनटू किससे किया आपने, इस 10 से, ताकि ये कमीशन का अमाउंट बचे, आगे कमीशन कितना बचा प्रॉफिट, उसने कहा था ना इस प्रॉफिट का, तो इस प्रॉफिट का 10% निकालो, कितना आता है 1 लाख का 10%, 1 लाख का डायरेक्ट 10% कितना होता है, 10,000 ही हो रहा है ना, प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, मतलब कमीशन भी कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो जब हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं गिवन होता है तो उस केस में जो प्रॉफिट गिवन होता है उसको हम ये मान लेते हैं कि इसमें से कमीशन लेस करके ही देना है। तो मतलब वो कमीशन जो मुझे उसको पे करना है वो ऑलरेडी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी इसके अंदर
जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मान लिया कि वो प्रॉफिट जिसकी बेस पे देना है वो 100 रुपए, और जितना वो कमीशन कह रहा है उतने कमीशन का परसेंटेज का फिगर इसमें जोड़ दोगे तो ये वाला प्रॉफिट उतने के बराबर बन जाएगा, और जो उसका रेट दे रखा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर है? गुड टू गो। कितना और हो जाए? 32 है या 31 है? अब 2 पॉइंट और मेन में 2 से 3 ज्यादा नहीं ले रहे, 2 से 3 मेन पॉइंट ले रहे हैं। सही है। अब 2-3 पॉइंट कौन सा है? सिंपल सी कॉस्ट। जैसे आपका गुड्स फ्री सैंपल पे आपने दे दिया, किस पर? फ्री सैंपल पे। तो मैं यहां टर्म लिख के करता हूं फटाफट 18 फ्री सैंपल। इट मींस गुड्स फॉर फ्री सैंपल, दैट मींस एडवर्टाइजमेंट। आपने किसके लिए दिया गुड्स? फॉर दी एडवर्टाइजमेंट। तो उसका मतलब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर हम बात करेंगे पहले तो 2 परचेज में से माइनस कर देंगे फ्री सैंपल, और पी एंडर में क्या लिख देंगे? 2 एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। दूसरा, अगर आपने ये गुड्स किस फॉर्म में दी? चैरिटी या फिर डोनेशन। चैरिटी या डोनेशन की फॉर्म में दिए तो क्या होगा भैया? ट्रेडिंग। सेम केस 2 परचेज माइनस चैरिटी। और पी एंडर में क्या आ जाएगा? 2 चैरिटी। अगर आपने गुड्स किस फॉर्म में लिया है? पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज लिया है तो फिर क्या होगा भाई? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर 2 परचेज माइनस ड्रॉइंग। और अब पी एंड एल बैलेंस शीट में किस साइड? कैपिटल में से लेस कर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यहां तक कोई डाउट? डन। ठीक है। अब 2 ट्रीटमेंट देख लो, खत्म। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जिसका नेचर तो रेवेन्यू है लेकिन उसको आपने करंट ईयर में एक बड़े अमाउंट से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। मतलब यूजुअली आप वो खर्चा 10,000 या 20,000 का करते थे, लेकिन इस साल आपने 2 लाख का खर्चा कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया ताकि फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिल सके। लाइक सपोज एडवर्टाइजमेंट में मैं करता था, मैं जहां पर उसके आसपास के 2-3 लोकेशन पे मैं ऐड करता था हमेशा। अब मैंने समझा 2-3 लोकेशन पे नहीं करना, मुझे पूरे के पूरे मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां मैं रहता हूं, मुझे उसके चारों तरफ ऐड करना है, हर एक प्राइम लोकेशन पर। अब जब मैं हर एक प्राइम लोकेशन पे ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा बजट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो नियर बिजनेस जो आपका अभी जो बिजनेस चल रहा है उससे भी आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, उससे भी आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो उस केस पे जो ज्यादा खर्चा जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा पार्ट है? डेफर्ड। मतलब वो खर्चा जो हो तो रेवेन्यू की बेस पर है लेकिन अनएक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण उस खर्चे को आप अपने बिजनेस से एक साथ क्या नहीं कर सकते? राइट ऑफ नहीं कर सकते, एक साथ दिखा नहीं सकते हो।
वो क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टर्म ये कहती है कि इस तरह के एक्सपेंडिचर लाइक दैट, सपोज एडवर्टीजमेंट, आपने खर्चा कर दिया 1.5 लाख रुपए का, जबकि नॉर्मली आप एक साल में खर्चा करते थे 10,000 का, 20,000। आपने एक बार में कर दिया, बोले इससे अपन को लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये मानते हैं कि वो लंबे समय का बेनिफिट कितने साल का होगा? अप्रोक्स 5 ईयर, अप्रोक्स 5 ईयर में आने वाले 5 साल का इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम इस तरह के पूरे खर्चे को डिवाइड इन इक्वल 5 पार्ट में क्या करते हैं? बांट देते हैं। 5 पार्ट में क्या करते हैं? बांट देते हैं। और जब इनको आप 5 में बांटते हो इसका मतलब क्या होगा? लाइक मान लो 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 30,000 रुपए। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होगा कि जो आपका P&L है उसमें तो मैं दिखाऊंगा क्या? टू एडवर्टाइजमेंट कितना? 30,000। और बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में जाऊंगा मेरी असेट साइड। असेट साइड क्यों? क्योंकि ये आपने एक साथ बहुत सारा अमाउंट पे किया है, तो वो आपकी एक तरह से असेट्स है। तो यहां पर जो मैं लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट, इसके ब्रैकेट में लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल मेरा होगा 1.5 लाख। अब मैं हर साल जितना भी फिगर होगा उसको लेस करता चलूंगा, माइनस जितना आपने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ। अभी कितना गया? 30,000। तो मतलब आने वाले सालों में मैं कितना रिटर्न ऑफ करना है? मुझे 1,20,000। कितना? 1,20,000 रिटर्न ऑफ। डन। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट दो की बात की थी, बच गया। लास्ट कॉन्सेप्ट, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब जब आप किसी भी गुड्स को सेल कर रहे हो ये सोचते हुए कि सामने वाला रिटर्न भी कर सकता है। इसका मतलब जो माल में उसको बेच रहा हूं, वो ये कह रहा है कि मुझे खरीदते वक्त भैया पसंद आया तो रखूंगा, नहीं तो वापस। भैया पसंद आया तो मैं रख लूंगा, नहीं तो वापस। तो मान लो जो गुड्स आपने सेल किया उसकी सेल वैल्यू थी अप्रूवल बेसिस पर, सेल वैल्यू है 6,000, उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 4,800। 4,000। और ये जो गुड्स बेचा आपने किस बेचा है? ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑन अप्रूवल। तो ट्रीटमेंट क्या होगा भैया? ये क्या? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होगा? परचेज में कुछ नहीं होगा, सेल्स में होगा अब ट्रीटमेंट। तो सेल्स ये, अब सेल्स मान लो आप क्या देगी थी? 90,000 की, उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स ऑन अप्रूवल, क्योंकि ये गुड्स हमारे पास ये मान रहे हैं कि वापस ही आएगा। कितना? 6,000। तो कितना बचा? 84। अब आगे क्लोजिंग स्टॉक। मान लो क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, उसमें ऐड हो जाएगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना? एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 4,800। ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये वो एडजस्टमेंट थे जो बेसिकली फाइनल अकाउंट के अंदर किए जाते हैं जब हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करते हैं। ये इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर इस तरह की कई डील्स करते हैं जिन्हें रिकॉर्ड करना पॉसिबल तो होता है, लेकिन समटाइम्स हम उनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। इसी कारण से जो 11th क्लास हो या फिर फर्स्ट ईयर की हम बात करें, चाहे बीबीए हो या बीए हो या बीसीए हो या एमबीए हो, सीए हो, ये कई जगह पे ये टॉपिक आता है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जो आज की डेट में अगर आप पढ़ रहे हो, आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर आप जितना गांठ बांध के पढ़ लेंगे आने वाले फ्यूचर में ही उतना ही फायदा देगा। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ।